औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का जो टॉपिक हम कर रहे थे सेल ऑर्गेनील्स सेल ऑर्गेनील्स के अंदर जो आज हमारा सबसे पहला पार्ट आता है वो है न्यूक्लियस। ठीक होगा। जैसे कि हमने इससे पहले कुछ ऑर्गेनील्स तो पढ़े, लेकिन हमने कहा कि वो सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनील्स जैसे तो नहीं होते, लेकिन सेल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। जिसके अंदर हमने साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वाल को देखा, जो कि बेसिकली ऑर्गेनील्स तो नहीं है लेकिन सेल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। लेकिन अब हम मेन सेल जो ऑर्गेनील्स है, जो सेल के अंदर मटेरियल पाया जाता है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनमें जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, जो यूक्रियोटिक यानी कि ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं, इनके अंदर प्रोमिनेंट होता है, यानी कि बिल्कुल एक वाज़िया नुमाया न्यूक्लियस क्या होता है, इनके अंदर मौजूद होता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात कर लें तो ये एनिमल्स के अंदर तो बिल्कुल सेंटर में होता है। एनिमल का कोई सेल होगा तो ये उसके क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम मैच्योर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें ऐसा नहीं होता। मैच्योर प्लांट्स में क्या होता है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल्स मौजूद होता है, और वैक्यूल्स का साइज बड़ा होने की वजह से वो क्या करता है, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है, एक साइड पे धकेल देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास एक साइड पे होता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक लार्ज वैक्यूल बन चुका हुआ है। ठीक है। वैक्यूल इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे वैक्यूल क्या चीज़ होती है। तो देखिए इसके साइज ने क्या किया, न्यूक्लियस को बिल्कुल एक साइड पे धकेल के रख दिया हुआ है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमें एक साइड पे नजर आ रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूक्लियस के पार्ट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का जब भी वर्ड आएगा तो याद रखिएगा कि ये हमेशा कवर्ड अप होती है, यानी कि ठीक है, जैसे कि बाउंड्री होती है लाइक वैसे बिल्कुल होती है। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है ये डबल बॉन्डेड क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, जिसे न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप नाम से पता चल रहा है इनवेलप, जिसके अंदर यानी कि इनवेलप, जैसे कि हम कोई लेटर वगैरह अपने किसी इनवेलप के अंदर डाल देते हैं तो वो कवर करता है हमारे लेटर्स को। ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होती है ये भी हैज़ अ इनवेलप का काम कर रही होती है। ठीक हो गया। अब जो इसके न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं वहाँ पे स्मॉल पोर्सेस होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब इन सुराख का क्या काम है, ये इन पोर्सेस का क्या काम है, ये सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि हर किसी को अपने अंदर से आने और जाने की इजाज़त नहीं देती। ठीक हो गया। जिसको इजाज़त होगी सिर्फ वही जाएगा, अनदर किसी को नहीं जाने देगा। ठीक हो गया। यानी कि एज अ बैरियर का काम करती है, लेकिन सिर्फ चांद एक को जाने देती है, लेकिन सबको जाने नहीं देती। आगे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक ग्रेनुलर फ्लूइड होता है। ग्रेनुलर फ्लूइड हमारे पास एक दानेदार स्याल एक लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं ग्रेनुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक होगा। ये उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड मौजूद होता है किसके, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर। ठीक हो गया। उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक हो गया। यानी कि इन्वेलप के अंदर जो एक लिक्विड मौजूद है उसे हम कह देते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। अभी हम डायग्राम देखते हैं, फिर वहां से देखते हैं। ठीक हो गया। अब इस न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर हमारे पास एक या दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं और क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो आपको सारा डार्क कलर का जो सारा पार्ट नजर आ रहा है ये हमारे पास ज़्यादातर क्रोमोसोम्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे फिलहाल तो ये धागा नुमा हमारे पास होते हैं, लेकिन बाद में जब सेल की डिवीजन हो तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स की फॉर्म इस तरह में नजर आता है। इंशाल्लाह सेल डिवीजन हम चैप्टर नंबर 5 में बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक हो गया। अब ये रहा वो न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक हो गया। जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि आपको ये एक लाइट कलर नजर आ रहा है, फिर एक डार्क कलर नजर आ रहा है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास। और ये सारा हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि सारा ये लिक्विड हमारे पास मौजूद होता है। और ये वो न्यूक्लियर पोर्सेस हैं जो कि सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन का हमारे पास क्या करते हैं, काम करती हैं। जी जी। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस के कि इसके जो आरएनए के बारे के अंदर। ठीक हो गया। इसके अंदर अभी हमने देखा था एक बिल्कुल डार्क स्पॉट, यानी कि एक एरिया था हमारे पास, गहरे रंग का एरिया था, जिसके अंदर हमारे पास राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। अब
ये राइबोसोम्स क्या करते हैं हमारे पास, यानी कि जो आर एन है ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स को तैयार करते हैं। राइबोसोम्स की तैयारी के लिए क्या करते हैं, ये मददगार होते हैं। राइबोसोम्स अभी हम इसी लेक्चर में देखते हैं आगे जाके, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अभी हम बात कर रहे थे कि ये हमें पहले तो बिल्कुल नज़र नहीं आते। पहली बात है ये हमें बिल्कुल एक धागा नुमा रेशे बिल्कुल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास सेल की डिवीजन हो रही होती है, ठीक हो गया, सेल की डिवीजन के दौरान जब ये अपना इंटरफेस के दौरान, यानी कि जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, ठीक हो गया, तो तब ये फेसेस होते हैं। सेल डिवीजन के हमारे पास कुछ फेसेस होते हैं, उनमें से एक फेसेस है हमारे पास इंटरफेसेस, ठीक हो गया। इसके दौरान बेसिकली सेल टोटली डिवाइड तो नहीं हुआ होता, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जो ये हमारे पास फाइन थ्रेड्स होते हैं, जो धागा नुमा रेशे जो होते हैं, इसके स्ट्रक्चर जो हमारे पास तब नजर आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक हो गया, क्रोमेटिन कहते हैं। अब फिर क्या होता है, ये क्रोमेटिन आपस में जब कंबाइंस होते हैं तो तब उन्हें जाके हम क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह ये सारे सेल डिवीजन हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक हो गया। अब जी जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है ये बाकायदा तौर पर डीएनए का बना हुआ होता है, ठीक हो गया, और ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि ये जो ऐसे आपको ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल इस टाइम धागा नुमा बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, तो इन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन हो जाती है तो ये थ्रेड जो होते हैं हमारे पास ये कुछ यूं बन जाते हैं, इस चीज को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बेसिकली ये डीएनए ही होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। आगे जाके हम बड़ी डिटेल के साथ इन्हें देखेंगे कि ये किस तरह बनते हैं, सेल की डिवीजन किस तरह होती है, तो ये किस तरह एक थ्रेड से यूं इसका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये फिलहाल जब हम इसके अंदर डिस्कशंस करेंगे तो तब ये नॉर्मली एक थ्रेड लाइक यानी कि धागा नुमा होंगे, ठीक हो गया, तब उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन के दौरान ये आपस में कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं तब इसे हम क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम्स कह देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात। जैसे कि यूकैरियोटिक के बारे में हमने पढ़ा कि एक हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर एक प्रोमिनेंट हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि इनका न्यूक्लियस हमें वाज़ेह बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन इनके क्रोमोसोम्स इनके पास मौजूद होते हैं, इनके पास डीएनए भी होता है, और इसी तरह इनके पास जो साइटोप्लाज्म का जो एरिया होता है, यानी कि जो सारा लिक्विड होता है उसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि इसका जो डीएनए मटेरियल होता है वो क्या होता है, डूबा होता है। जैसे कि हम नॉर्मली इसकी बात करें, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। समझ ले कि ये हमारे पास एक साइटोप्लाज्म का एरिया है और ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक हो गया, हमें बिल्कुल इसका न्यूक्लियस नजर नहीं आता, ठीक हो गया, हो सकता है इसके पास न्यूक्लियस हो ही ना, ठीक हो गया। यहाँ पे जो इसके ये जो क्रोमेटिन आपको नजर आ रहे हैं, जो डीएनए मटेरियल क्रोमोसोम्स के नजर है, ये इसके पास प्रेजेंस होते हैं, लेकिन इसके पास अपना कोई डोमिनेंट यानी कि प्रोमिनेंट इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूक्लियस अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी आगे हम बात कर लेते हैं कि सेल ऑर्गेनील्स का हमारे पास एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, ठीक हो गया। जैसे कि अभी हमने न्यूक्लियस को देखा, ये भी हमारे पास एक सेल का ऑर्गेनील है, इसी तरह हमारे पास एक राइबोसोम्स भी मौजूद होता है, जिसको अभी हमने न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनता है, वो राइबोसोम्स को क्या करता है, तैयार करता है, ठीक हो गया। राइबोसोम्स की जो तैयारी होती है, जो राइबोसोम्स को बनाता है, वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनाता है। आगे हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स को डिटेल के साथ। राइबोसोम्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक टैनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ही होता है। ग्रेनुलर हमने अभी डिस्कस किया था कि दानेदार होते हैं, ठीक हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर भी होता है ये भी छोटे छोटे दानेदार होता है, और ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग कर रहा होता है। फ्रीली फ्लोटिंग से मुराद क्या, आजाद दाना इसके अंदर बिल्कुल तैर रहा होता है, ठीक हो गया। साइटोप्लाज्म के अंदर ये किसी भी सेल के अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जो कि तमाम के तमाम ऑर्गेनील्स उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं, ठीक हो गया, और वो हमारे पास एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। अब ये राइबोसोम्स के अंदर क्या करता है, बिल्कुल फ्रीली फ्लोटिंग कर रहा होता है। एक तो ये स्टेट हो जाती है इसकी, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है, बाउंड होता है, यानी कि उसके साथ जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे लेक्चर्स के अंदर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमारे पास एक थ्रेड्स का बिल्कुल एक नेट बना होता है, यानी कि उनका एक पूरा जाल बना हुआ होता है, ठीक हो गया। आगे जाके हम देखेंगे कोई जाल किस तरह का होता है, ठीक हो गया, और उसके साथ ये क्या होता है, राइबोसोम्स हमारे बाउंड हुए होते हैं। आगे हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर हमारे पास ये आता है कि जो राइबोसोमल है ये ज्यादातर प्रोटीन और राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट इनकी इक्वल अमाउंट के साथ क्या होता है, ये बना हुआ होता है, ठीक हो गया। राइबोसोमल अभी तो हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोमल जो आरएनए है ये हमारे पास राइबोसोम
को बनाता है। उसके साथ साथ अब हमारे पास एक और बात का इजाफा हो गया कि ये प्रोटीन्स और राइबोसोम्स आरएनए की ऑलमोस्ट एक इक्वल अमाउंट मौजूद होती है राइबोसोम्स को बनाने में। ठीक हो गया। अब राइबोसोम के पास अपना कोई भी एक मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, यानी ठीक है, इसके पास एक कवर अप कोई चीज़ नहीं होती। ठीक हो गया। और दूसरी बात कि ये ज़्यादातर हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंस होता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता, लेकिन राइबोसोम्स हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंस होता है और यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है। ठीक हो गया। लेकिन यूक्रियोटिक सेल्स का जो हमारे पास राइबोसोम्स होता है वो स्लाइटली क्या होता है, थोड़ा सा प्रोक्रियोटिक सेल से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक हो गया। जैसे कि ये हमारे पास डायग्राम के अंदर एक छोटा सा राइबोसोम्स आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं तो हमें राइबोसोम्स बेसिकली हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन्स की सिंथेसाइज करता है, यानी कि प्रोटीन्स को तैयार करता है। बेसिकली राइबोसोम्स वो एरिया है, वो जगह है जिधर प्रोटीन्स क्या होती हैं, तैयार होती हैं। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स हमारी प्रोटीन्स तैयारी के लिए का जार होता है। ठीक हो गया। इनकी हमारी जो तैयारी होती है प्रोटीन्स की वो इसके जिम्मे होती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स की जो तैयारी होती है ये सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। प्रोटीन बेसिकली एक एनर्जी होती है जो किसी भी सेल को या किसी भी बॉडी को क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है वो एनर्जी। ठीक हो गया। तो अब ज़ाहिर बात है कि प्रोटीन के जिम्मे हैं तो ज़ाहिर बात है ये सेल के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तमाम सेल के राइबोसोम्स की जो तादाद होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो बड़ी तादाद में हमारे पास पाए जाते हैं। यानी कि इनके नंबर्स हमारे पास एक लार्ज अमाउंट के अंदर इसके मौजूद होते हैं राइबोसोम्स का किसी भी सेल के अंदर। ठीक हो गया। क्यों? इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ी होती है, प्रोटीन्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक हो गया। अब तो इसलिए हमारे किसी भी सेल के अंदर इनकी जो राइबोसोम्स की तादाद होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राइबोसोम कोई वर्किंग ना कर रहा हो, कोई काम ना कर रहा हो, तो ये क्या करता है, टू यूनिट्स के अंदर क्या आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक लार्ज सब यूनिट बन गया और ये एक स्मॉलर सब यूनिट बन गया। ठीक हो गया। तो यानी कि जब ये किसी किस्म की भी प्रोटीन्स यानी कि अपनी वर्किंग नहीं कर रहा था प्रोटीन्स को बनाने की, तो ये क्या करता है, अपने आप को टू यूनिट सब यूनिट्स के अंदर क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास राइबोसोम्स। उम्मीद करता हूँ राइबोसोम्स अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, आगे हम बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जिसे सिंगल में माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस था वो भी हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता था, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, बाउंडेड होता है। और ये भी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंस होता। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का अगर अनदर नाम देना चाहें तो हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं। तो अभी यहाँ से आपको नाम से जाहिर हो गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली किसी भी सेल की पावर है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास ये आता है कि इसके ये ज़्यादातर यानी कि जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जो होनी होती है। ठीक हो गया। जिस जगह हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ यानी कि तवानाई का, एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्या है, हमारे पास मरकज़ है, सेंटर पॉइंट है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं और उससे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसलिए हमारे पास ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। ठीक हो गया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो मैंने अभी बात किया कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं, हम ग्लूकोज के पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर जाके हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे इसको। रेस्पिरेशन 7.3 हमारे पास इसका टॉपिक होगा। ठीक हो गया। अब यानी कि अब यहाँ से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक हो गया। तो आपको ये नजर आ रहा है कि डबल बॉन्डेड यानी कि मेम्ब्रेन होती है, एक इनर एक आउटर इसकी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और ये अंदर कुछ आपको बलनुमा एरियाज नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जिससे हम क्रिस्टा कहते हैं। और ये हमारे पास ज़्यादातर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो यानी कि हमारे पास जितने भी
यानी कि स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, मेम्ब्रेन का, ये क्या होता है, स्मूथ नहीं होता। यानी कि स्मूथ हमारे पास क्या आता है, इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, यानी कि बिल्कुल प्लेन होती है। जैसे कि अगर हम डायग्राम के अंदर बात करें तो बिल्कुल एक प्लेन नुमा आ रही है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसके इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग से मतलब छोटे छोटे इसकी तहें चढ़ी होती है, जैसे कि आपको ये तह नजर आ रही है, ठीक होगा। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो ये हमारे पास इनफोल्डिंग की फॉर्म में है, यानी कि तह की फॉर्म में होती है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। और वाहिद अगर वो सिंगुलर होता है हम इसे क्रिस्टा का नाम देते हैं। और जो इसके हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मैट्रिक्स की क्या होता है, फॉर्म के अंदर, जैसे कि आपको इसके अंदर नजर भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी बात की। अब इसके जो सरफेस एरिया होता है, इसका जो इनर जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? इन फोल्डिंग की वजह से हमारे पास जो एरिया होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और हमारे पास जो एरिया प्रोवाइड करता है ये बहुत ज़्यादा करता है, जिसके अंदर इस पार्ट के अंदर हमारे तमाम रेस्पिरेशंस जो हो रही होती है उसके रिएक्शंस जो होते हैं वो इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंस होते हैं जितने भी। अब हमारे पास चूंकि अब एरिया ज़्यादा हो गया है इस जगह पे, तो हमारे पास रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक होगा। और अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए और राइबोसोम्स क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक हो गया। लेकिन जो राइबोसोम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये ज़्यादातर सिमिलर होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल के साथ, यानी कि जो बैक्टीरियल होते हैं राइबोसोम्स उनके साथ ये क्या होता है, हमारा जो राइबोसोम्स होता है, यानी कि जो हमारे सेल्स का राइबोसोम्स होता है वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैचअप कर रहा होता है। यानी कि जितने हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनके साथ सिमिलर होता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर हमने देखा कि इसके डबल मेम्ब्रेन्स होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन हमारे पास इन फोल्डिंग की फॉर्म में होती है और मैट्रिसेस बने होते हैं। और सेकेंडली हमने देखा कि ये इसके जो इनर पार्ट होता है वो एरिया उसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि लार्ज एरिया होता है, जिसकी वजह से उस एरिया में हमारे पास रेस्पिरेशंस के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और राइबोसोम्स के यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स क्या होता है इसके पास मौजूद होता है, ठीक हो गया। ये जो राइबोसोम्स के अंदर जो यूकैरियोटिक की निस्बत क्या होता है, प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा सिमिलर्स होता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स का माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास ऑर्गेनील्स थी। तो आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर ये तीन ही देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो और लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।